Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So here I am with an interesting video on JEE 2019 question paper with detailed solution. So are you all ready? So देखो ये पेपर सॉल्व क्यों करवा रहा हूँ, बिकॉज अगर आप ये पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा कि 2020 में पेपर्स आने के चांस कैसे है. So be focused and be ready with your book and pen and note everything properly. The first question is 2 pi and half sigma bonds are present in dash. ये चार ऑप्शन है. इन चारों ऑप्शन में से किसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है. तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का. अगर आपको आइडिया होगा एमओटी का तो डेफिनेटली आपको इधर 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सो 2 पाई एंड हाफ सिग्मा बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल N2 प्लस है पहला, तो N2 प्लस की बात करते हैं. N2 प्लस, एज यू नो नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7. तो इधर 2 है तो 7 कितना होगा? 14. लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? माइनस करोगे तो 13 इलेक्ट्रॉन. क्या हो गया? 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गया. इज इट क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए. सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz. देखो 2 4 6 8 10 12 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक 13 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स में आएंगे. आपको एमओटी के बारे में पता होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, तो बहुत इजीली कर जाओगे. अब देखो आपको ये चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सॉरी एक नहीं, हाफ सिग्मा बॉन्ड है. कितना? हाफ. तो आप क्या निकालोगे? बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? देखो बॉन्डिंग मतलब जो स्टार में नहीं है, ये वाले 2 4 6 8 और एक 9 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है. बॉन्डिंग मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. ये दोनों देखो एंटी बॉन्डिंग है जिसके ऊपर स्टार है. एंटी बॉन्डिंग कितना है? 4. 9 माइनस 4 गया तो कितना बचा? रिमेनिंग 5. 5/2 इज 2.5. बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5. मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 2.5 है. नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? N2 प्लस. मतलब कुछ ऐसा आप समझ के चलो, ये नाइट्रोजन 2 पाई बॉन्ड है, हाफ सिग्मा बॉन्ड है, N2 प्लस. इज इट क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2.5 है मतलब उसमें 2 पाई बॉन्ड है और हाफ क्या है? सिग्मा बॉन्ड. अगर आप देखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग के अंदर, बिकॉज दे आर इनर इलेक्ट्रॉन्स. इसको भी देखो इनर है. आउटर कौन है? ये वाले ना, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz1. सो देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है. 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 बॉन्ड, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन. 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब आधा बॉन्ड समझ जाओ. कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको आधा बॉन्ड समझ जाओ, तो N2 प्लस. इज इट क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहला आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, देन कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर दोगे. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. इज इट क्लियर? चलो, अगर आपको एमओटी आता होगा तो इधर डेफिनेटली आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे. विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज बता देता हूं. मैंने ये जो करवा रहा हूं इसका मैंने डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग वो भी डाउनलोड कर सकते हो. विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिवन एनहाइड्राइड. आपको पता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जब डिहाइड्रेशन कराओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन? दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर. तो क्या बनता है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनता है. क्या बनता है? एनहाइड्राइड. तो ये चारों का क्या कराना है? डिहाइड्रेशन कराना है. लेकिन ये चारों में सबसे स्लो डिहाइड्रेशन कौन करेगा? सबसे स्लो डिहाइड्रेशन कौन करेगा? तो दिस इज थैलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ये डिफरेंट एसिड है. ये क्या है? एडिपिक एसिड. तो करेक्ट आंसर इज एडिपिक एसिड. अब वाई इसका डिहाइड्रेशन सबसे स्लो होगा, मतलब क्यों? ऐसा क्यों होगा? सबसे स्लो इसका डिहाइड्रेशन क्यों होगा वो समझते. देखो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2
CH2 C डबल बॉन्ड OH। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है आपको, वाटर निकालना है, तो वाटर निकाल दो। वाटर निकाल दिया, माइनस वाटर कर दिया, डिहाइड्रेशन कर रहे हो ना, तो डिहाइड्रेशन करोगे तो माइनस वाटर निकल जाएगा। तो देखो कंपाउंड क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ध्यान से देखना, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बचा, एक O बचा, अनहाइड्राइड बना कि नहीं। बट अनहाइड्राइड इज 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या है, अनस्टेबल है। दैट मींस ये स्टेबल था, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या बन गया, अनस्टेबल। तो क्या स्टेबल से स्टेबल अनस्टेबल की तरफ जाएगा, प्रोसीड करेगा, नहीं। दैट मींस इट इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज इसका डिहाइड्रेशन करने के बाद एनहाइड्राइड बन रहा है, विच इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग। 7 मेंबर्ड रिंग्स आर अनस्टेबल, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो क्या ये जाएगा, नहीं। दैट मींस इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन इज वेरी लेस। दैट मींस द करेक्ट आंसर इज एडिपिक एसिड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? And the third question is the total number of isotopes of hydrogen and number of radioactive isotopes. Very easiest question, फ्री का 4 मार्क्स है, 3 और 1। देखो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 1H1, 1H2 एंड 1H3। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं। एज यू नो ट्रिटियम इज ओनली रेडियो एक्टिव, tritium is only radioactive, these two are not radioactive. That means total number of isotopes कितना है, देखो total number of isotopes of hydrogen is 3, 1 2 3, and radio isotopes कितना है, radioactive is only 1, that is tritium. तो correct option is 3 and 1. Is it clear to all of you? तो इसको properly note कर लो। So students, the next question is consider the given plots। देखो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। अगर आपको ये टॉपिक पता है तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो और देखो आपको कितना आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हो। इज इट क्लियर? सो द कंसीडर द गिवन प्लॉट्स फॉर द रिएक्शन ओबेइंग अरेनियस इक्वेशन। ये जो रिएक्शन एक हो रहा है और ये जो प्लॉट है, एक रिएक्शन हो रहा था, उस रिएक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने ग्राफ बनाए, दोनों ग्राफ जो कि अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी और ये जो टेम्परेचर वाला ग्राफ है, ये ग्राफ किसके बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में। ये ग्राफ किसके बीच में, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। सो क्या ये दोनों ग्राफ सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। मतलब क्या ये दोनों सही है, दोनों गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखो अरेनियस इक्वेशन आ गया ना, कौन सा लिखा है, रिएक्शन ओबेइंग अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन आ गया तो आपको पहले अरेनियस इक्वेशन लिखने आना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अरेनियस इक्वेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन क्या बोलता है, K इज इक्वल टू E माइनस EA अपॉन RT। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में क्या ले लूंगा, लॉग ले लूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT। So this is the Arrhenius equation. From this equation you can conclude whether these two graphs are correct or not. तो ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन K and EM. So this is K and this is EM. As you can see that it is negative. ये क्या है, नेगेटिव। तो as EA increases that means ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा। तो इधर सॉरी एक सेकेंड ना, ln A माइनस, ये इसका भी log हो जाएगा ना, ln A माइनस EA अपॉन RT। अगर EA बढ़ेगा, समझ लो, EA बढ़ेगा तो नेगेटिव बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है और ये बढ़ के ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो 5 माइनस 10 माइनस 5। तो ln का जो K का वैल्यू, K का वो वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे E बढ़ेगा, ये 5 था, ये 10 था, माइनस 5 हुआ। अब ये 10 से क्या हो गया, 12 हो गया, तो ये माइनस 7 हो गया। तो एज यू कैन सी दैट जैसे जैसे EA का वैल्यू बढ़ रहा है, K का वैल्यू कम हो रहा है। यस, तो EA का वैल्यू बढ़ेगा, K का वैल्यू कम होगा। दैट मींस ये ग्राफ तो करेक्ट है। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर देखो इधर है, तो आपको एक चीज पता चल गया, EA बढ़ेगा तो K क्या होगा, कम होगा।
ये बढ़ेगा तो के क्या होगा, कम होगा। सेकंड क्या है, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ाऊं मैं, फॉर एग्जांपल ये का वैल्यू 5 था, आर को छोड़ दो, टी समझ जाओ कितना था, पहले 5 था, तो डिवाइड करने पे 1 आ गया। अब ये 5 है, लेकिन मैं टेम्परेचर को कितना कर रहा हूं, ये कर रहा हूं 50 कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। जो पहले 1 था वो कितना हो गया, 0.1। तो ln a में से, ln समझ 10 था, 10 में से 1 गया तो 9 बच रहा था, लेकिन अभी 10 में से 0.1 जाएगा तो 9.9। सो एज यू कैन सी दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, k का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद k का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले टेम्परेचर 5 था तो आंसर 1 आया, 10, ये ln a क्या है, 10 है। मान लो जस्ट एक हाइपोथेटिकल नंबर, जस्ट मान लो 10 - 1 कितना होता है, 9 होता है। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 5 से क्या कर दिया, 50 कर दिया, तो डिवाइड करने पे, ये दोनों को डिवाइड करने पे 0.1 आया। 0.1 आया तो ये 10 में से 0.1 माइनस करोगे तो 9.9। एज यू कैन सी दैट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि रेट कांस्टेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये अरेनियस इक्वेशन से पता चला, ये बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा एक्सपोनेंशियली। देखो एक्सपोनेंशियली, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है कि नहीं, दैट मींस ये दोनों ही ग्राफ करेक्ट है। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये दोनों ही ग्राफ करेक्ट है, 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। केमिकल काइनेटिक्स का इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आपको अरेनियस इक्वेशन पता होता, थोड़ा सा मैथ्स आता तो आप इजीली कर जाते ये क्वेश्चन। देखो दिस इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी बोल सकते हो, या तो पी ब्लॉक से भी बोल सकते हो, जेनॉन कंपाउंड है। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनॉन इन जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्लियर हो गया। और जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये जो मॉलिक्यूल है उसमें जेनॉन के पास कितना लोन पेयर है। तो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला याद कर लो, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स, देखो आपको मालूम है जेनॉन सेंट्रल बनेगा, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो ये सेंट्रल बनेगा। तो इधर मैं लिख देता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मतलब जैसे कि इसकी वैलेंसी 1 हो, हाइड्रोजन हो गए, हेलोजेंस हो गए, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। नेगेटिव देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस करोगे अगर नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर, और माइनस करोगे अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जेनॉन इज नोबेल गैस, नोबेल गैस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो 8 लिख दोगे। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम है, मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस, तो 4 है, तो 8 4 12। क्या कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ऐड नहीं करोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ माइनस नहीं करोगे। 8 4 12, 12 बाय 2 कितना होता है, 6। और आपको पता है जब भी 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। कितने ऑर्बिटल, 6 मतलब 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है ना, तो एक s का होता है, 3 p का होता है, और 2 किसका होता है, d का होता है। ये फॉर्मूला आप याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, पॉजिटिव प्लस करोगे अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस करोगे अगर पॉजिटिव चार्ज है, और इधर बाहर क्या होगा, हाफ। तो 6 आया, 6 मतलब sp3d2, 5 आता तो sp3d, 4 आता तो sp3, तो ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हो। तो दिस इज sp3d2 सॉरी। तो sp3d2 कहां है, देखो ये तो गलत है, sp3d है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, sp3d है। sp3d2 इधर है, sp3d2 इधर है, ये तो पता चल गया। अब आपको क्या पता करना है ना, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं। अब आपको क्या पता करना है, ये वाले चीज को मैं इधर लिख देता हूं, ये बढ़ेगा तो k कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, और इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं हम लोग। क्लियर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया। अब आपको पता करना है कि जेनॉन के ऊपर कितने लोन पेयर है। तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखो, जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो ये फ्लोरीन के साथ कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है ना, तो ज़ेनॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हो रहा है? तो एक लोन पेयर बच रहा है ना, एक लोन पेयर है, दिस इज व्हाट, लोन पेयर। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, sp3d2 एंड 1 लोन पेयर, दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसमें देखो 2 लोन पेयर है, लेकिन कितना लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर है। इज इट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी नोट कर लेना। विल्किंसंस कैटलिस्ट इज डैश, ये हमारा डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो इसका आपको याद करना पता होना चाहिए, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज द विल्किंसन कैटलिस्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये कैसा किया और ये कैसा किया, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। तो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डैश। ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के साथ रिएजेंट दिया है, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो बच्चे लोग, ये हैलोजन है, उसके साथ अल्कोहलिक KOH लियो, दैट मींस व्हिच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, अपना एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। वो भी कौन सा, E2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है। इज इट क्लियर? तो चलो आप इसका रिएक्शन देखते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्कीन बनता है, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो ये है रिएक्टेंट, इसका आप अल्कोहलिक KOH एक्सेस में लिए हो, एक्सेस मतलब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो दोनों रिएक्ट करने के बाद अल्फा क्या करेगा, हैलोजन लूज करेगा, और बीटा, देखो दिस इज अल्फा कार्बन क्योंकि इधर हैलोजन जुड़ा हुआ है, और ये दोनों बीटा है। इज इट क्लियर? तो विच बीटा विल लूज हाइड्रोजन, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? तो देखो ये वाला बीटा हाइड्रोजन लूज करेगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ध्यान से देखो। तो दिस इज, ये वाला बीटा ने हाइड्रोजन लूज किया, इसने अल्फा ने हाइड्रोजन लूज किया, बीटा ने हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड विल कम हियर। ओके, देन अभी ये, अब देखो ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है, मैं डबल बॉन्ड देखो इधर बनाऊंगा। अब मैं आपको चीज बताता हूं कि मैंने डबल बॉन्ड इधर क्यों नहीं बनाया। अगर देखो मैं डबल बॉन्ड इधर बनाता हूं और इधर बनाने में फर्क क्या है, जब मैंने इधर बनाया डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है पाई बॉन्ड, ये आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो ये जो अगर मैं फिनाइल को मैं चाहे तो ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं फिनाइल को। सो एज यू कैन सी दैट पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। दैट्स व्हाई मैंने डबल बॉन्ड इधर बनाया, स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाना है। आपको पता है अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड बना देते हैं और इधर बना देते हैं। लेकिन बात समझो, इधर देखो कॉन्जुगेशन में आया तो ये पाई है फिनाइल का, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस। अब देखो फिर ये वाला, देखो ये अपना इधर हो गया बीटा, फिर ये वाला कार्बन है, ये वाला, एक सेकंड रुको, ये हैलोजन वाला, ये वाला कार्बन है, फिर देन इधर, और फिर देन इधर इधर। तो अभी ये अल्फा है हैलोजन, ये बीटा है, ये बीटा है। आप कहां से निकालोगे, अल्फा इधर देखो ब्रोमीन था ना, आप हाइड्रोजन इधर से निकालोगे कि इधर से, मैं इधर से निकालूंगा, क्योंकि देखो इधर से जब मैंने हाइड्रोजन निकाला तो ये भी तो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा इतना स्टेबिलिटी बढ़ता है, ये आपने जीओसी में पढ़ चुका है। क्लियर हो गया? सो देखो ध्यान से, इधर से पाई सिग्मा पाई, इधर भी पाई सिग्मा पाई, अगर मैं इधर से निकालता तो डबल बॉन्ड इधर आता। अब ये वाला ऑप्शन में देखो ना, ये पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, लेकिन इधर कॉन्जुगेशन है क्या, पाई सिग्मा सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन, तो ये वाला करेक्ट है। तो इसके जैसा कोई स्ट्रक्चर है क्या, ये वाला ध्यान से देखो, इसके जैसा। ये लोग ने क्या किया है, जस्ट इसको ऐसा नीचे रख के ऐसा बना दिया, तो ये लोग ने इसको क्या किया है, ध्यान से देखो, पीएच, एक सेकेंड, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 2 बार कॉन्जुगेशन है। इसमें भी देखो इधर ये कॉन्जुगेशन नहीं है, इधर भी ये कॉन्जुगेशन नहीं है, इधर भी दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन इधर देखो तीनों पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है ना, फिनाइल, ये वाला पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दूसरा वाला पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन। आर यू गेटिंग दिस? आपका प्रोडक्ट ऐसा आया था, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ना कि कौन सा करेक्ट है।
क्योंकि इसमें देखो दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है और फिनाइल रिंग भी कॉन्जुगेशन में है, बट इधर देखोगे तो फिनाइल और पाई कॉन्जुगेशन में नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर है, लेकिन इधर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है। दैट मींस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फा लूजेस हैलोजन, ये इधर मैं लिख देता हूं E2 रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन। क्लियर हो गया? अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। एक बात बोलूं, जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये 8वां क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या दिख रहे हैं? सिंपल दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन से मुलाकात करवाता हूं मैं आपका, नेक्स्ट स्लाइड में करवा दूं। डिफिकल्ट क्वेश्चन से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मतलब एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर आपके देखो एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या है ना, ये मिक्सचर के अंदर वाटर भी है और डाइक्लोरोमीथेन भी है, DCM भी है। जब उसका एक्सट्रैक्शन करता फ्लास्क में डालोगे, तो फ्लास्क में डालने के बाद सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद, सॉरी सेपरेटिंग फनल में डालने का कुछ ऐसा होता है सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल में डालने के बाद क्या होगा वो पूछा है। वाटर और DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन का मिक्सचर है, दोनों को सेपरेटिंग फनल में डाल दो। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ आर मिसिबल। गलत बात है भाई, DCM इज नॉन पोलार, वाटर इज पोलार, क्या वो मिसिबल होगा? नहीं होगा, तो ये तो इनकरेक्ट है। बोथ गिव टर्बिड भी नहीं देगा, तो ये भी गलत है। अब ये दोनों में करेक्ट कौन है? DCM एंड वाटर स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर। DCM एंड वाटर स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर रिस्पेक्टिवली द सेपरेटिंग फनल। SF का मतलब क्या? सेपरेटिंग फनल। फिर यही है, DCM एंड वाटर विल स्टे एज, इधर क्या था? लोअर एंड अपर, इधर क्या है? अपर एंड लोअर। आप मुझे बताओ DCM का डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर का? DCM का देखो ना, DCM मतलब डाइक्लोरोमीथेन, दो क्लोरीन है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। डेंसिटी किसका ज्यादा है? DCM का। वाटर का डेंसिटी क्या है? कम है। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो कहां रहता है? नीचे की तरफ रहता है। तो DCM एंड वाटर स्टे एज लोअर एंड अपर लेयर। DCM कैसा रहेगा? लोअर लेयर। वाटर कैसा रहेगा? अपर लेयर। व्हाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ DCM इज मोर देन वाटर, तो वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, और वाटर का डेंसिटी कम है तो वो ऊपर रहेगा। बट दोनों मिक्स नहीं हो गए, बिकॉज एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। इज इट क्लियर? ये वाला रिएक्शन भी समझा होगा आपको, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। Is it clear? So guys, are you all ready for the difficult question? Yes, this is the difficult question. Why it is difficult? देखो, ये रिएक्शन जो इधर से इधर प्रोडक्ट बनेगा, that is not difficult. डिफिकल्टीज क्या है? इधर आपको ये जो एस्पार्जिन और ये जो सीरीन है, अमाइनो एसिड डाइपेप्टाइड, ये स्ट्रक्चर ही नहीं पता है। जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो यू कांट राइट दी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? और इस चीज को हम अवॉइड करते हैं, चाहे हम लोग ड्रग्स के स्ट्रक्चर को अवॉइड करें, चाहे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को अवॉइड करें, लेकिन उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो बन गया क्वेश्चन। देखो ये एस्पार्जिन और सीरीन डाइपेप्टाइड है, सबसे पहले एस्पार्जिन और सीरीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो एस्पार्जिन का स्ट्रक्चर देखो, इधर मैं बना रहा हूं, CH2CONH2। कैसे याद करोगे? CH2CONH2 एंड दिस इज NH2 एंड दिस इज COOH। अमाइनो एसिड है, क्यों? क्योंकि अमीनो ग्रुप भी और एसिड भी, इसलिए इसको अमाइनो एसिड बोलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सीरीन का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एस्पार्जिन और सीरीन ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डाइपेप्टाइड। ये जो डाइपेप्टाइड है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये चारों में से होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सीरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। NH2CH, CH2OH एंड COOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन। देखो क्या है, एक कार्बन है, एक जगह NH2, एक जगह COOH है। इतना तो पता है क्योंकि अमाइनो एसिड है तो NH2 और COOH होगा। दूसरी जगह जो है वो CH2H और चौथा वैलेंसी वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ है। एज यू नो, अब इधर से क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, इधर से OH, इधर से एक H निकलेगा। कितना H निकलेगा? एक H। तो माइनस वाटर निकल के क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड बनेगा। और जो डाइपेप्टाइड बनेगा उसको मैं डायरेक्टली ऊपर लिख रहा हूं। जो डाइपेप्टाइड बनेगा ना उसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना रहा हूं, जगह भी कम ना पड़ जाए बिकॉज बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो देखो बनाते हैं। H2, एक सेकेंड ना,
C double bond O NH2, C double bond O NH2, wait, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, फिर इधर से देखो, इधर से COH निकला, बचा क्या इसके पास CO बचा, C डबल बॉन्ड O, OH निकल गया ना, तो C डबल बॉन्ड O बचा, इधर से क्या निकल गया, H निकल गया, तो C डबल बॉन्ड O के साथ कौन है, NH बन जाएगा, NH का बॉन्डिंग, ये OH और H निकल गया, बचा क्या NH, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बॉन्डिंग बन गया, पेप्टाइड लिंकेज, क्लियर हो रहा है। फिर इधर क्या बचा अपने पास, CH बचा, और इधर C डबल बॉन्ड O OH बचा, और इधर क्या बचा, CH2OH, क्लियर हो गया, CH2OH। अब इसका रिएक्शन आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराना है, थोड़ा ध्यान से देखो, जगह कम पड़ रहा है। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लियर हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड, ये एक मोल नहीं लिया है, एक से ज्यादा लिया है, एक्सेस लिया है, क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये आपको मालूम है, ये दिख रहा है इधर पॉजिटिव चार्ज सेंटर दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दिख रहा है, तो इधर न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा कि नहीं। देखो एज यू नो, कार्बन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, आर यू गेटिंग दिस। तो इसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इधर अभी न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। तो इधर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कौन करेगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, ये एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, और इधर ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी है, इन सबके पास लोन पेयर है, इज इट क्लियर। ये अटैक करेगा क्या, हाँ ये करेगा, क्या ये वाला अटैक करेगा, देखने दो, पाई सिग्मा लोन पेयर, इधर से देखो कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, देयरफॉर दे वोंट अटैक ऑन द अनहाइड्राइड, मतलब इधर अनहाइड्राइड के ऊपर अटैक करेंगे नहीं। क्या ये वाला नाइट्रोजन अनहाइड्राइड पे अटैक करेगा, कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो कॉन्जुगेशन है तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस ये भी एनहाइड्राइड पे अटैक नहीं करेगा। क्या ये ऑक्सीजन करेगा, यस करेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एनहाइड्राइड दिया होता, इधर मैं लिख देता हूं एक्सेस है, एक ही एनहाइड्राइड दिया होता एक, तो बताओ, क्योंकि ये तो रिएक्शन नहीं करेंगे, ये दोनों अटैक नहीं करेंगे, व्हाई, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर्स है ये इन्वॉल्व है रेजोनेंस में। सिर्फ एक ही देता तो कौन अटैक करता, NH2 अटैक करता कि OH अटैक करता, NH2 अटैक करता, व्हाई, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पहले देगा, मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा एज कंपेयर टू OH। तो सिर्फ अटैक इधर होता, लेकिन अभी इधर भी होगा, तो इधर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर बना देता हूं। बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। अब आपको क्या करना है, देखो इसके ऊपर क्या करवाना है, अटैक करवाना है, अटैक, समझ रहे हो। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, एक सेकेंड रुको, ये देखो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, तो कितना बॉन्ड बन जाएगा, 5 बॉन्ड, तो ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, फिर वापस बैक बॉन्डिंग करता है, तो जो ये वाला पूरा ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप पूरा निकल जाएगा। आपको पता है कि नहीं, ये पूरा मैंने एक ही स्टेप में बताया है, तो ये वाला लिविंग ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा। वैसे इधर भी देखो क्या होगा, ये जब इसको डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, फिर वापस डोनेट करेगा, तो ये वाला जो लिविंग ग्रुप है वो क्या होगा, निकल जाएगा, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O माइनस क्या होगा, निकल जाएगा। इज इट क्लियर। ये हमको बेसिक है मैकेनिज्म, ये पता होना चाहिए, मैंने एक ही स्टेप में बताया। इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, वापस ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करता है, तो जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इधर से निकल जाएगा, उसको जाने दो। इधर क्या बचेगा, इधर देखो क्या बनेगा, NH, और देखो हाँ, जब नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन देखो फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो याद करो ये H ऐसा जुड़ा हुआ अपने इलेक्ट्रॉन देख के H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा कि नहीं, ये चीज पता होना चाहिए। इधर भी क्या होगा, जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो ये भी H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो इधर से वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा। बेसिक मैकेनिज्म है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल सकते, एडिशन है ये।
तो ये निकल गया। अब देखो क्या होगा, इधर NH बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक H तो निकल गया ना H प्लस के फॉर्म में, वो H प्लस CH3COO माइनस के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बना लेते हैं। बहुत सिंपल था। NH फिर इधर CH, जिसमें चेंज नहीं हो रहा पहले उसको लिख दो। इधर भी NH एज इट इज है, CH C डबल बॉन्ड O OH एज इट इज है। इधर क्या है अपना CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 एज इट इज, जो भी है उसको लिख दिया। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, NH के पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, देखो ये तो निकल गया ना, ये निकल गया, बचा क्या NH के साथ, नाइट्रोजन के साथ किसका बॉन्डिंग है, C डबल बॉन्ड O CH3। नाइट्रोजन के साथ किसका बॉन्डिंग है, C डबल बॉन्ड O CH3। वैसे इधर देखो CH2 एज इट इज है। ऑक्सीजन H तो निकल गया ना, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया तो H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल गया। तो इधर क्या बचा, C, देखो ये C है, हाँ ये C है, यस, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड O है, यस, फिर CH3 है, क्योंकि ये तो निकल गया ना, इतना लिविंग टुकड़ा निकल गया। तो दिस इज द योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट P। अब इसके जैसा स्ट्रक्चर कहीं दिख रहा है, देखो ये NH है, चलो मैच करो, ये NH है, यस NH, C डबल बॉन्ड O CH3, इतना मैच हुआ। फिर देखो क्या है, NH के बाद इधर क्या है, CH है, CH के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2, देखो ये CH2 दिख रहा है कि नहीं, CH2, CH के साथ CH2 जुड़ा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा हुआ है, मतलब इतना करेक्ट है। फिर इतना करेक्ट है, फिर इसी CH के साथ याद करो, इसी CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इधर ये वाला CH देखो ये है, दिख रहा है, ये इधर वाला, ये CH के साथ एक जगह जुड़ा है CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, यानी ये वाला C डबल बॉन्ड O। फिर NH है, NH भी है, NH के बाद क्या है, CH है, यस CH है, एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और एक जगह OCO, C देखो इधर ऐसा ही है, ये इधर ऐसा है, OCH, फिर CH2, फिर OCO CH3। आप मैच कर लो, दिस इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे हुआ रिएक्शन, देखो कितना टाइम ले लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पेपर में भी आप लोग का होप आप लोग कर लेते, या तो मेजॉरिटी स्टूडेंट छोड़ के आए होंगे इसको, बट इजी तो नहीं था ये क्वेश्चन। इसमें डिफिकल्टीज क्या थी, हमको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, क्लियर हो रहा। स्ट्रक्चर पता होने के बाद इसमें भी बहुत दिमाग लगाना था रिएक्शन में कि ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा कौन नहीं देगा। इज इट क्लियर। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको इसके साथ मैच करोगे तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर 1 इज करेक्ट, और अगर आप ये कर लोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। So students, the next question is, a process has delta H, change in enthalpy 200 joule per mole and change in entropy is 40 joule per Kelvin per mole. Out of the values given below, choose the minimum temperature above which process will be spontaneous. देखो ये आपको ये जितने भी टेम्परेचर दिए, ये इन चारों में से किसके ऊपर जाने पर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने लगेगा। तो इधर आपका कंसेप्ट आएगा किसका, डेल्टा जी का, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस थर्मो का एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, 0 से कम होना चाहिए, दैट इज डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अब आपको डेल्टा जी का फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपको फॉर्मूला पता है। इधर आपके पास डेल्टा एच है, डेल्टा टी है, आप ये आपको फॉर्मूला में रखोगे। ये क्या है, लेस देन 0, तो आपका जो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ये क्या हो गया, लेस देन 0 है ना ये बच्चे लोग, ये क्या है, लेस देन 0 है, तो टी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। और इतना बस याद रख लो ना, अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पहचानना होगा, अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कितने के अबव टेम्परेचर है, तो ये फॉर्मूला याद रख लो, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। डेल्टा एच दिया है 200, डेल्टा एस कितना दिया 40, तो ये कितना आ गया 5 आ गया, टेम्परेचर क्या आ गया 5 केल्विन आ गया। मतलब फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर शुड बी, देखो इधर इक्वल टू का साइन नहीं गया, इधर आएगा ग्रेटर का साइन, टेम्परेचर शुड बी मोर देन 5 केल्विन। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 5 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पहचानना पड़ेगा और पूछेगा कि कितने के ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस।
वैल्यू करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 5 केल्विन, मतलब योर टेम्परेचर शुड बी मोर देन 5 केल्विन फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। इज इट क्लियर? ये देखो क्वेश्चन है अपना रेडॉक्स रिएक्शन से, कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। ये रिडक्शन प्रोसेस है बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो और ये क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। द रिड्यूसिंग पावर, तो देखो एक सिंपल सा चीज मैं आपको बता देता हूं, रिड्यूसिंग पावर is directly proportional to reducing power directly proportional होता है किसके, standard oxidizing potential, and it is inversely proportional to standard reducing potential। standard reducing potential की क्या होता है, inversely होता है। तो देखो these are the standard reducing potential, किसका standard reducing potential सबसे कम है, सबसे कम देखोगे तो ये है ना, नेगेटिव में भले दिखने में बड़ा है लेकिन जो नेगेटिव होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ये कौन है, कैल्शियम है। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, निकल का है, दिख रहा है निकल का सबसे ज्यादा है ना, -0.25, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो रिड्यूसिंग पावर निकल का सबसे कम होना चाहिए और कैल्शियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, ये पता कर लो किसमें। देखो निकल का सबसे कम है यस, और कैल्शियम का सबसे ज्यादा है, यही एक ऑप्शन है। तो बाकी का आप सब समझ जाओगे, दैट मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग एस्टर। हाइड्रोलिसिस होने के लिए जितना ज्यादा ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है एस्टर का, अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो ये कार्बोनिल आपको पता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा। तो इधर मैं सोल्यूशन लिखता हूं, एज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो रेट ऑफ और ईज ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। इतना क्लियर हो गया? मतलब जितना ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब इसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड होगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? तो देखो किसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, इधर Cl दिख रहा है, इधर कुछ नहीं है, इधर CH3O दिख रहा है। ये नाइट्रो और ये Cl, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो डोंट यू थिंक ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा डेवलप्ड होगा, दैट मींस उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा फास्ट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं थर्ड को सबसे ज्यादा बोलूंगा, थर्ड का सबसे ज्यादा फास्ट हाइड्रोलिसिस होगा। सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस किसका होगा, थर्ड का होगा। फिर सेकंड का होगा, क्योंकि क्लोरीन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या दिखा रहा है, -I दिखा रहा है, जबकि ये क्या दिखाता है, -M दिखाता है। एंड विच इज मोर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो, ये हमने पढ़ा है। तो नाइट्रो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। फिर कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है। फिर कौन खींच रहा है, इसमें देखो कुछ नहीं है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, अल्कोक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी ग्रुप क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम होगा, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, कम होगा। तो 3 2 फिर इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर लास्ट में 4। तो सबसे फास्ट हाइड्रोलिसिस किसका होगा, थर्ड वाले का, बिकॉज थर्ड में कौन है, नाइट्रो ग्रुप है। एज डी यू नो, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप ऑन कार्बोनिल कार्बन विल बी मोर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ 3। क्लियर हो गया? ये तीनों के कंपैरिजन में इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा इस कार्बन का। इसको मैं ऐसा लिख दूं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा तो इसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा। तो किसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा, 3 फिर 2 फिर 1 और देन लास्ट में 4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे सॉल्व करना है तो इसको भी प्रॉपरली नोट कर लो। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ एंड ऑल दी एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 90। ये आपको लर्न करना पड़ता है। 7 टाइप्स के यूनिट सेल्स होते हैं, इधर 4 टाइप दिया है, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं। तो आपका डायरेक्टली आंसर इधर क्या आएगा, ट्राइक्लिनिक
सोल्यूशन लिए आपको पता होना चाहिए। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, जितने भी एज लेंथ होते हैं सारे अनइक्वल होते हैं, साथ साथ जो एंगल्स होते हैं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गैमा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये ट्राइक्लिनिक, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस इज गिवन बाय डैश, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा, दिस इज द हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। इज इट क्लियर? अभी कैसे होता है ये भी एक बार देख लेते हैं। Al2O3, लेकिन आपको एग्जाम में जस्ट टिक करके आना है Al2O3, इसका क्या करोगे, इस पर टूटता है Al+3 में और क्या बनता है, O-2 बनता है। Al+3 में बनता है O-2, Al+3 का क्या होगा, रिडक्शन होगा कहां पर, कैथोड पे, कैथोड पे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो Al बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? कैथोड पे, और ये एनोड पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ओ रहता है क्या, नहीं रहता, वो O2 के फॉर्म में रहता है, तो इधर भी 2O करना पड़ेगा और इधर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी Al बना और ऑक्सीजन बना। अब ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन के साथ, यानी याद है ग्रेफाइट का रॉड होता है, ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इज इट क्लियर? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले डिसोसिएट होता है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, रिडक्शन है, कैथोड पे होता है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। फिर जो ऑक्सीजन बनता है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये दोनों। द केमिकल नेचर ऑफ H2O2 इज, ये भी आपको पता होना चाहिए, थियरी बेस्ड है। तो केमिकल नेचर ऑफ, देखो OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, RA का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में मैंने लिखा है। OA का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड RA का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। पीडीएफ मैंने दिया है तो आप लोग क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सोल्यूशन देखते रहो, सोल्यूशन मैंने आपको पीडीएफ में भी दिया है। तो OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, OA एंड RA इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। परऑक्साइड जो होता है ना, परऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का ही काम करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। द मेटल यूज्ड फॉर द मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडो, एक्सरे ट्यूब विंडो कौन सा मेटल बनाता है, मैग्नीशियम, बेरिलियम। इसका करेक्ट ऑप्शन इज बेरिलियम। बेरिलियम क्यों आप देखो, एक्सरे ट्यूब जो होता है उसमें जो विंडो बनाते हैं, विंडो वो कौन से मेटल का होता है, बेरिलियम का होता है। व्हाई? सॉल्यूशन इधर लिख लो, बेरिलियम इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, बेरिलियम इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ये आपको यूजेस पढ़ा होगा एस ब्लॉक में डिफरेंट मेटल्स के, ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे, दैट्स व्हाई हम लोग एक्सरे ट्यूब विंडो में बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेरिलियम का यूज करते हैं। तो उधर ये आंसर मिल जाएगा। सो इधर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया थियरी बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ Kp/Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन आर रिस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंदी है बट सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये 3 रिएक्शन है, ये तीनों नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है और अमोनिया बन रहा है। ये तीनों रिएक्शन के लिए आपको Kp/Kc का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है बट लेंदी है। सो एज यू नो, सोल्यूशन देखो इधर मैंने 3 ही ऑप्शन लिखा, एक ऑप्शन नहीं लिखा बिकॉज स्पेस की वजह से। सोल्यूशन Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा n, ये पता है कि नहीं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा n। तो अगर मैं Kp/Kc क्या हो जाएगा मेरा, RT रेज टू डेल्टा n। देखो इसने इजी क्या करके दिया है, आपको RT का वैल्यू दिया है एट 300 केल्विन, RT का वैल्यू आपको दिया है 24.62 dm³ पर मोल। You have to just calculate डेल्टा n कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसको मैं नाम दे रहा हूं A, इसको नाम दे रहा हूं B, इसको नाम दे रहा हूं C। अगर मैं A की बात करूं A में, तो डेल्टा n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना बना है, 2 बना है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट भी कितना है, 1 और 1 2, तो 2 - 2 0। तो अगर मैं A की बात करूं, A के लिए मैं अगर Kp/Kc निकालूं तो RT का वैल्यू कितना होगा, 24.62 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या हो जाता है, 1। मतलब फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kp/Kc का वैल्यू क्या है, 1 है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kp/Kc, A मतलब फर्स्ट रिएक्शन।
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको डेल्टा एन निकालना। डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस प्रोडक्ट कितना है? 2 है। गैसियस रिएक्टेंट कितना है? 1 है। तो 2 - 1 कितना होगा? 1। डेल्टा एन का वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 2 - 1 इज 1। अब नाउ कैलकुलेट Kp by Kc। तो Kp by Kc इज इक्वल टू RT रेज टू डेल्टा एन। डेल्टा एन इज 1। RT का वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में दिया ना 20, ये क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 24.62। यूनिट भी देखो सेम होगा, dm क्यूब होगा, क्योंकि पावर 1 है तो यूनिट विल बी सेम, dm क्यूब atm और पर मोल यूनिट भी सेम होगा। अब थर्ड रिएक्शन कौन से? अमोनिया बनाने वाला, हैबर्स प्रोसेस। इस इज द थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन यानी सी, इसको मैं लिख रहा हूं। इसके लिए डेल्टा एन क्या होगा? डेल्टा एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है? ये 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 3 और 1 कितना है? 4 है। तो 2 - 4 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। Kp by Kc क्या होता है? RT रेज टू डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया? -2 आया। डेल्टा एन का वैल्यू कितना आया? -2 आया। तो अभी RT का वैल्यू पहले लिखो, 24.62 रेज टू -2। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता Kp by Kc। अगर हम मैथ्स पढ़े हो तो Kp by Kc क्या हो जाएगा? 1/24.62 का स्क्वायर हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? अब देखो, इसको कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा आपको। अगर आपको कैलकुलेशन करना तो स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड। तो आप बिना कैलकुलेशन के कैसे देख सकते हो आंसर? पहले वाले रिएक्शन का 1 है, यस 1 है। सेकंड वाले रिएक्शन का 24.62 है, यस है। तो देखो पहले में भी 1 है, 24.62 है, यूनिट भी देखो सेम है। थर्ड रिएक्शन का अगर आप बात करोगे तो अभी आप यूनिट से बात करो। किससे बात करो? यूनिट से। मैं इसका यूनिट लिख देता हूं, विदाउट कैलकुलेशन आप यूनिट से बात करो। इसका यूनिट क्या है? dm क्यूब atm पर मोल। अब देखो यूनिट से कैसे बात करोगे। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आया x जाने दो। अभी dm क्यूब था, dm क्यूब का पावर क्या हो जाएगा? ये 1/x ऐसा आएगा, समझ रहे हो? एक सेकंड समझो। देखो ये ओवरऑल आंसर क्या आ गया? x। dm क्यूब रेज टू 6 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? dm क्यूब रेज टू -6। atm का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा? atm रेज टू 2 हो जाएगा। बात नहीं समझ रहे आप लोग? ओवरऑल इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये पूरा स्क्वायर लेके देन डिवाइड करके मेरा आंसर है x। बट अब यूनिट से बात करो ना, dm क्यूब का स्क्वायर है जो कि नीचे है, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो -6 हो जाएगा। 3 2 6, ऊपर जाएगा तो -6। atm का स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? और मोल पर, एक सेकेंड रुको, dm क्यूब रेज टू -6 atm पर मोल है, और पर मोल का जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो मोल्स dm क्यूब पर रेस्ट dm क्यूब -6, यस। atm इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। atm का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। स्क्वायर इधर होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और मोल पर ये क्या हो जाएगा? -2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना यूनिट। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? dm क्यूब atm पर मोल, dm क्यूब रेज टू -6, यस, atm स्क्वायर, और ये वाला यूनिट हो जाएगा। मतलब द सेकंड आंसर इज करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर हो गया? भले इसका आंसर कुछ भी है, एक्चुअली इसका आंसर आएगा 1.65। ये आप सॉल्व भी कर सकते थे, बट आप यूनिट से देखोगे तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। dm का -6 इधर दिख रहा है, ये भी क्या है? -6 है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। So guys, the 18th question is liquid A and B form an ideal solution in the entire composition range. At 350 Kelvin, the vapor pressure of pure A and pure B are 7 × 10⁻³ Pascal and 12 × 10⁻³ Pascal respectively. The composition of the vapor pressure in equilibrium. देखो ये क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो डेटा है उसको आप लोग देख लो क्या क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A is कितना? 7 × 10⁻³ Pascal एंड वेपर प्रेशर ऑफ B इज 12 × 10⁻³ Pascal। इतना क्लियर होगा? ये डेटा दिया है। फिर आपको क्या है ना, देखो A और B मिला के हम लोग क्या बनाए? सोल्यूशन बनाए A और B को मिला के।
इन द एंटायर आइडियल सोल्यूशन 350 केल्विन पे, जिसमें वेपर प्रेशर दिया है दोनों का। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, अब इधर से कुछ वेपर निकलेगा 350 केल्विन पे, इधर से कुछ वेपर निकलेंगे, क्योंकि जो वेपर बन रहा है इसमें द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, ये जो वेपर है इन इक्विलिब्रियम विथ, ये जो वेपर बना और ये जो सॉल्यूशन है, ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में। द वेपर एंड द सॉल्यूशंस आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसके अंदर, वेपर के अंदर कंपोजिशन क्या क्या है वो पता करना है। द कंपोजिशन ऑफ वेपर, वेपर का कंपोजिशन बनाता है इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है? 40 मोल परसेंट ए है। 40 मोल परसेंट किसका है? ए का है। ए कितना परसेंट प्रेजेंट है? 40%। तो बी कितना हो जाएगा? 60%। बात समझ रहे आप लोग? क्वेश्चन क्या था? ए और बी को मिला के एक सोल्यूशन बनाया जिसमें ए 40% है और बी 60% है। तो इसमें जो इसके गर्म करने के बाद 350 केल्विन पे जो वेपर बनेगा, ये वेपर में कंपोजिशन कितना होगा, मतलब कितना ए होगा कितना बी होगा, जब ये वेपर और ये जो सोल्यूशन है दोनों एक दूसरे के साथ में क्या इक्विलिब्रियम में। व्हेन द वेपर्स एंड द सॉल्यूशंस आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, फाइंड आउट द कंपोजिशन प्रेजेंट इन द वेपर। तो वेपर के अंदर कंपोजिशन क्या है वो पता करना है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो चलो ठीक है, ये बात पता चला। एज यू नो, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ए, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन टोटल प्रेशर। ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ, ये वाई का मतलब क्या? अमाउंट, समझ रहे? कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ एनी, ये आपको यही निकाले ना, अमाउंट ऑफ एनी कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। मैं इसको क्या मान रहा हूं? वाई ए मान रहा हूं। कंपोजिशन ऑफ एनी या तो कंपोजिशन ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर। पीटी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर होता है। तो अगर कंपोजिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एक्स अपॉन टोटल प्रेशर, कंपोजिशन ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। एज यू नो, रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? उसका प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा? XA हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो PT क्या होगा? PT मतलब क्या? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में कौन है? PA प्लस PB। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इंटू XA प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B इंटू XB। XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब आपको पता है सोल्यूशन में XA कितना प्रेजेंट है? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? मोल परसेंट ऑफ A, ये भी डेटा है ना, मोल परसेंट ऑफ A कितना है? 40। तो इसको मैं 0.4 लिख सकता हूं 100 से डिवाइड करने के बाद। प्योर, इसका आपको यही पता भी है, देखो प्योर A एंड प्योर B का प्रेशर दिया था, प्योर A एंड प्योर B का डेटा रखो फटाफट, बहुत इजी है। प्योर A कितना दिया है? 7 इंटू, देखो ये प्योर का दिया है, किसका दिया है? प्योर का दिया है। 7 इंटू 10³ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया? 0.4 हो गया। फिर 7 इंटू 10³ इंटू मोल फ्रैक्शन 0.4 हो गया, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी 12 इंटू 10³ और ये XB कितना होगा? एज यू नो, देखो ये आपको क्या मिला, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। ये आपको क्या मिला? XA मिला। दिस इज नथिंग बट XA। आपको पता है XA प्लस XB कितना होता है? 1 होता है। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। तो अगर आप XA का वैल्यू देखोगे तो XB का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा? 0.6। तो इधर मैं रखूंगा 0.6। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आएगा 0.28। कैलकुलेशन आपको आता होगा और तो आप कैलकुलेशन कर दो तो 0.28 आया। तो YA मतलब कंपोजिशन। भले इधर XA लिखा है बट हम लोग ने, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप XA इधर यूज करो एज अ मोल फ्रैक्शन, XA आप यूज करो, इसलिए इधर हम लोग ने, मैंने XA नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है? इधर YA लिखा है। क्लियर हो गया? क्या लिखा है? YA। Y मतलब अमाउंट ऑफ A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर, अमाउंट ऑफ X इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ X अपॉन टोटल प्रेशर। तो ये YA का कंपोजिशन मतलब A का कंपोजिशन कितना है? 0.28। तो B का क्या कर दोगे? 1 में से माइनस कर दोगे तो B का, तो YB क्या हो जाएगा? B का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.28 यानी 0.72। इज इट क्लियर? तो कंपोजिशन ऑफ A कितना है? 0.28 और कंपोजिशन ऑफ B कितना है? 0.72। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? कंपोजिशन ऑफ A 0.28। Yes, this is the correct option. Second option, composition of A is 0.28, composition of B is 0.72. ये आपको पता होना चाहिए था। इधर से रॉल्स लॉ लगाएंगे। रॉल्स लॉ क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस।
ये जो प्योर स्टेट में होगा इनटू मोल फ्रैक्शन, और टोटल के लिए Pa प्लस Pb, तो इनका प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन, प्योर इंटू मोल फ्रैक्शन, फिर वैल्यू पुट किया तो अमाउंट ऑफ A आया, कंपोजिशन ऑफ A आया, तो 1 से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट कंपोजिशन ऑफ B। सो ये क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको भी प्रॉपर्ली आप नोट कर लो। गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स गिवन बिलो इज इनकरेक्ट। ये चार ग्राफ है आपको, ये चारों ग्राफ में से इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा? ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ऊपर ग्राफ है। सो पहले ग्राफ की बात करते हैं। फर्स्ट ग्राफ देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के बीच में ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज यू कैन सी दैट जैसे जैसे देखो पहले फ्रीक्वेंसी इधर था कुछ, फिर जब वो इधर आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बढ़ गए। दिख रहा है? बढ़ गया। मतलब ये पॉइंट कौन सा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पर फोटो एमिशन, जहां पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जैसे कि ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर सनलाइट आ रहा है, सनलाइट जब इसके ऊपर आएगा तो इस मेटल सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सरफेस में, वो क्या हो गए? बाहर निकलेंगे। इसको आप क्या बोलते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे होता है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस। फिर उसके बाद देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो गया। यस, बिकॉज द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ने चाहिए ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी भले ही बढ़ रहा है बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कांस्टेंट है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? कांस्टेंट। फोटॉन्स मतलब वो जो लाइट गिरता है ना, वो एनर्जी के पैकेट में गिरता है, एनर्जी के पैकेट में गिरता है। ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सीखा होगा। मतलब दैट मींस दिस ग्राफ इज करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। देखो ये ग्राफ भी करेक्ट है। कैसे? अभी आपको इक्वेशन मालूम है, H इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्या इधर कहीं भी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या? नहीं। मतलब अब इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी कितना भी बढ़ाओ, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो जो कितने एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? इंटेंसिटी बोलोगे। अब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उतना का उतना ही है, तो ये बात सही है, बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। क्या ये ग्राफ सही है? यस सही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी, देखो ये एच न्यू का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है ना बच्चे लोग। एच न्यू का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा लाइट का जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन का। जितना ज्यादा आप लाइट का एनर्जी बढ़ाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बट तुरंत बढ़ता है क्या? नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलोगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। दैट मींस द गिवन ग्राफ इज आल्सो करेक्ट। तो ये चौथा ग्राफ है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नो डाउट, बट तुरंत नहीं बढ़ता, इधर से बढ़ता है, ऐसा बढ़ता है, तुरंत नहीं बढ़ता, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता है म्यू नॉट। बट इधर तो तुरंत बढ़ रहा है ना, इमीडिएटली बढ़ रहा है। दैट मींस द गिवन ग्राफ इज इनकरेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये समझा होगा, ये वाला ग्राफ समझा। देखो इधर एच न्यू मतलब एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है। यस, तो बढ़ रहा है, बरोबर है। इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा। दैट मींस ये भी ग्राफ सही है, ये भी ग्राफ सही है। नंबर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो, देखो फ्रीक्वेंसी, पहले पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता, फिर एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आता है जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का मेटल से इजेक्शन होता है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो सेम है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है? सेम है। फोटॉन्स मतलब वो एनर्जी का पैकेट। अब ये वाला ग्राफ देखो तो ये भी ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ इज इनकरेक्ट। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। यस, फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बट वो तुरंत नहीं बढ़ता, वो थोड़ी देर के बाद बढ़ता है। दैट मींस द गिवन ग्राफ इज इनकरेक्ट। इज इट क्लियर? ये तो बहुत सिंपल है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इफ टू वाटर सैंपल ए एंड बी with BOD का मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड is 10 and 20 respectively, the mark correct one, then mark correct one। तो दो वाटर सैंपल है जिसका एक का है BOD 10 और एक का है BOD 20, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब बढ़ता है? जब पानी के अंदर हाइड्रोकार्बन ज्यादा हो। देखो क्या होगा ना, एक पानी है, पानी का सैंपल, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, तो वो हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी वाटर। दैट मींस वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा हाइड्रोकार्बन होगा पानी के अंदर उतना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट मींस जितना ज्यादा बायोलॉजिकल डिमांड उतना ज्यादा वाटर के अंदर हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। तो इन शॉर्ट आप इधर याद कर लो, पॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल। पॉल्यूशन, जितना ज्यादा किसी वाटर सैंपल का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा उतना ज्यादा वो पॉल्यूटेड है, वो वाटर सैंपल इज पॉल्यूटेड। दैट मींस इधर देखो B इज मोर पॉल्यूटेड देन A। व्हाई? बिकॉज B का BOD कितना है, 20 है, BOD ज्यादा तो पॉल्यूशन ज्यादा, इसलिए B इज मोर पॉल्यूटेड देन A। इज इट क्लियर? ये भी बहुत सिंपल है अपना F ब्लॉक से। द इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में आपको याद है डाउन क्या होता है, साइज डिक्रीज होते जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होते जाता है। तो पहला ऑप्शन इज आयोनिक रेडियाई इंक्रीज, इंक्रीज होता ही नहीं है, डिक्रीज होगा। हाँ देखो, एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज होता है और आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, एटॉमिक एंड आयोनिक दोनों ही रेडियस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इज इट क्लियर? ये वाला भी समझा, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ये क्यों इनकरेक्ट है? फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है, यस है, बट तुरंत काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता, थोड़ी देर के बाद बढ़ता है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको नोट कर लो। So student, the next question is, a mixture of 100 millimole of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in water and the volume was made up to 100 ml। मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सबसे पहले 100 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विद 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, दोनों को वाटर में डिसॉल्व किया एंड वॉल्यूम जो बनाया वो कितना बनाया, 100 ml। जो सोल्यूशन का बना उसमें वॉल्यूम कितना बना, 100 ml। द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखने आना चाहिए, तो दिस इज द सोल्यूशन। सबसे पहला, एज यू नो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट Na2SO4 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 एंड NaOH। इज इट क्लियर? ये पहला रिएक्शन हुआ। अब देखो ये बोल क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने क्या लिया, 100 मिलीमोल लिया है, 100 मिलीमोल को मिक्स किया 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ। तो आपको जो कैल्शियम सल्फेट ये दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट, इसका कितना मास बना, कितने ग्राम ये फॉर्म हुआ, और जो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना, आपको ये चीज निकालने को बोला है। फिर मोलार मास दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 2 ग्राम है ना, इस 2 ग्राम को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले मोल में फिर मिलीमोल में। 2 ग्राम को पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल में। तो इधर मैं लिख देता हूं इसका मास कितना दिया है, 2 ग्राम, क्योंकि ये मिलीमोल दिया है तो दैट मींस ये भी किसमें होना चाहिए, मिलीमोल में होना चाहिए। तो 2 ग्राम को आप मोल में कैसे करोगे, मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास इज 142 दिख रहा है, सोडियम सल्फेट का मोलार मास इज 142। अब ये लोग को जब डिवाइड करोगे तो 0.014 आता है मोल, 0.014 मोल। 2 ग्राम मतलब दैट मींस यू आर यूजिंग 0.014 मोल। अगर आप इसको मिलीमोल में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप इसको मिलीमोल में करोगे तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 100 एक, हाँ तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 14 मिलीमोल हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 मिलीमोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 मिलीमोल हो जाएगा। 0.014 मोल आया, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 14 मिलीमोल। दैट मीन्स अब देखो अगर आप कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग जाओगे तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट टू गिव्स 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। एंड अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट टू गिव 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मोल ऑफ NaOH। इज इट क्लियर? अब देखो
लेकिन इधर आपने क्या लिया 100 मिलीमोल लिया है आपने, ये तो कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग बनाया, लेकिन आपने लिया कितना 100 मिलीमोल और ये कितना है 14 मिलीमोल। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को डिसाइड करता है, जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा वो कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो जब ये 100 है तो ये भी कितना यूज, ये 100 है तो ये कितना यूज, ये 14 है तो इसका भी कितना यूज होगा, 14 मिलीमोल ही यूज होगा ना। तो ये 86 मिलीमोल ऐसे का ऐसे ही बच जाएगा। बात समझ रहे हो आप लोग, 86 मिलीमोल विल रिमेन एज इट इज। देखो ये 14 था तो ये प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा, तो जब ये 14 है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 14 मिलीमोल ही रिएक्ट करेगा। तो 14 रिएक्ट करेगा तो बचा कितना 86। जब इसका 14 रिएक्ट किया तो इसका 14 रिएक्ट किया तो ये भी कितना बनेगा 14 मिलीमोल बनेगा। वाई जब 1 मोल रिएक्ट कर रहा था दोनों का तो ये 1 मोल बन रहा था, तो 14 मिलीमोल रिएक्ट कर रहा है दोनों का तो 14 मिलीमोल बनेगा। जब ये लोग का 1 मोल रिएक्ट कर रहा था तो इसका 2 मोल फॉर्म हो रहा था, कोएफिशिएंट देखो तो इसका कितना होगा 28 मिलीमोल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 28 मिलीमोल बनेगा। ये बन गया। अब आपको क्या निकालना है, मास ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एज यू नो मास क्या फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स है आपके पास, मोलार मास है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। सिंस नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास होता है, तो मास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब लेकिन ये तो आप किसकी बात कर रहे हो, ये भी याद रखना चाहिए कैल्शियम सल्फेट का। आपको मोल नहीं दिया है, मिलीमोल दिया है। दिस इज व्हाट मिलीमोल ना, ये क्या दिया हुआ है मिलीमोल दिया है, तो इसको आप 14 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो मोल। 1000 से डिवाइड कर दो, अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो 14 इंटू 10⁻³ मोल हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो आपका जो मोल है वो कितना है 14 इंटू 10⁻³ और मोलार मास कितना है, मोलार मास इज अराउंड 1 किसका, कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का मोलार मास इज 136। अब ये लोग आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा अराउंड 1.9 ग्राम आएगा। कितना आएगा 1.9 ग्राम। क्लियर हो गया, कितना आएगा 1.9 ग्राम। इज इट क्लियर, आप सॉल्व करके खुद ही देख सकते हो। तो 1.9 ग्राम क्लियर हो गया। मतलब ये क्या है, मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन आपको निकालने के लिए आपके पास देखो इधर मिलीमोलार है, देखो ये मोल है, मोल अपॉन वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे निकालोगे, 28 मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 100 ml ना, ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बनाया था 100 ml, किधर गया देखो 100 ml, तो ये क्या हो जाएगा 100 ml। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.28 मोलार। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज 0.28 मोलार। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर। देखो अब CaOH के मतलब इधर भले ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, क्वेश्चन में KSP ऑफ CaOH दिया है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, उधर से भी OH माइनस निकाल सकते थे, बट एज यू नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्पाइरिंगली सॉल्युबल, वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। कंप्लीटली OH माइनस कौन देगा, ये वाला देगा ना, कंप्लीट OH माइनस इन दिस सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन। इज इट क्लियर। तो दैट्स व्हाई हम लोग ने इधर से OH माइनस आयन निकाला। ये मिलीमोल है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। आपको मालूम है ना मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कैंसिल हो गया, कितना है 0.28 मोलार, यानी कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और 1.9 ग्राम। तो ये ऑप्शन किधर है 1.9 एंड 0.28। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। देखो एक बार मैं फास्ट बताता हूं। सबसे पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट रिएक्ट किए, कैल्शियम सल्फेट और NaOH बना। ये 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ये 1 मोल, तो ये 1 मोल बन रहा है, ये 2 मोल बन रहा है। लेकिन ये एक्चुअली कितना लिया आपने, 100 मिलीमोल लिया है, और इसको कितना लिया 14 मिलीमोल। 2 ग्राम दिया था, 2 ग्राम से आपने मोल बनाया, और मोल से क्या बनाया मिलीमोल बनाया, 1000 से मल्टीप्लाई करके। जब इसका 14 है तो इसका भी 14 ही रिएक्ट करेगा, तो 86 तो एक्स्ट्रा बच गया। 86 क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। तो जब ये 1 से तो ये भी 1 बन रहा था, तो ये 14 है, ये 14 है, तो ये भी 14 बनेगा, और ये 28 बनेगा। तो आपको मिलीमोल है तो मिलीमोल से आपने 1000 से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ कर दिया। मोल इंटू मोलार मास आपको क्या मिल जाता है, ग्राम मिल जाता है। और वैसे आपको मोल अपॉन वॉल्यूम क्या मिल जाता है, कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिंपल क्वेश्चन था। द मेजर प्रोडक्ट X फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो ये आपके पास एक रिएक्टेंट है, दिख रहा है, और उसका रिएक्शन किसके साथ किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1 2 ये 4 वाला। वाई 4, देखो कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल बनता है, ये आपको पता है।
तो इसने बस इसी को रिड्यूस करेगा। ये भी तो कार्बोनिल है, आप बोलोगे सर ये भी तो कार्बोनिल है, इसका भी रिडक्शन हो गया, अल्कोहल या एल्डिहाइड बनना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। याद कर लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 रिड्यूसेस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है किसमें? अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ये देखो एसिड और उसके डेरिवेटिव, एसिड एंड डेरिवेटिव्स हो गया, या अपना नॉन पोलर अनसैचुरेशन, नॉन पोलर डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अगर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता तो सिंगल बॉन्ड हो जाता। इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता तो क्या हो जाता? सिंगल बॉन्ड हो जाता। इज इट एनी डाउट? बट इतना आपको पता होना चाहिए, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को, इधर एक कीटोन है तो कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, बना दिया। एस्टर को रिड्यूस किया क्या? नहीं किया। डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया क्या? नहीं किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द करेक्ट आंसर इज 4, तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो एक अमाइंस है, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन, उसका आप क्या कर रहे हो? NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हो, यानी डायअज़ोटाइजेशन कर रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए, अमाइन का जब भी इसके साथ, ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो तो डायअज़ोटाइजेशन होता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो इजी भी है और साथ साथ लॉजिकल भी है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? डायअज़ोटाइजेशन होगा। ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है NH2 वो कन्वर्ट हो जाएगा बेस्ट लिविंग ग्रुप, यानी डायअज़ोनियम। इधर क्या बन जाएगा? N2+ बन जाएगा। मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप को मैंने डायरेक्ट लिखा, क्लियर हो गया? ये जो फर्स्ट स्टेप, ये डायअज़ोनियम बनेगा। अब डायअज़ोनियम क्या होता है? दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये नाइट्रोजन दिख रहा है N2, वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। दिस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन लेके जब निकल जाएगा, एंट्रोपी को फेवर करेगा, -N2। ये निकल गया, इधर बचा क्या आपके पास? कार्बोकटायन। क्या बचा? कार्बोकटायन। दिस इज नथिंग बट 1 डिग्री कार्बोकटायन। अब इसका क्या होगा ना, अरेंजमेंट होगा, रिंग रीअरेंजमेंट। दिस इज 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होके क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग, A, B एंड देन C। ट्रिक क्या था? ये मैंने आपको रीअरेंजमेंट में भी ऑलरेडी सिखाया। ट्रिक क्या था? BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो। क्लियर हो रहा है? BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो, तो जो रिंग बनेगा वो 6 मेंबर रिंग होगा। ये तो पहले से 6 मेंबर रिंग है। सेकेंड वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगा, और A का चार्ज B को दो। एक ट्रिक वाज BC का बॉन्ड तोड़ो, AC के साथ जोड़ो, A का चार्ज B को दो। तो देखो दिस इज A, ये A है, दिख रहा है ये वाला एटम। फिर ये क्या है? C है। ये क्या है? B है। तो आपने चार्ज किसको दिया? B को दे दिया। क्लियर हो गया? चार्ज किसको दिया? B को दिया ना। आपने क्या लिया? एक्वियस HCl लिया। तो देखो, जब तक आपको ये रिएजेंट का पता नहीं होता कि डायअज़ोटाइजेशन होता है तो आप आगे बढ़ नहीं पाते। आप इधर भी आ जाते, लेकिन आपको पता नहीं होता कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तब आप कर नहीं पाते। तो रीअरेंजमेंट मैंने ऑलरेडी सिखाया है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट के लेक्चर्स में, तो आप देख सकते हो। अब देखो इधर क्या होगा? कार्बोकटायन बनेगा, एक्वियस है तो इधर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है कि नहीं? एक्वियस है तो इधर क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। वाटर इज प्रेजेंट, तो वाटर क्या करेगा? इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। वाटर क्या करेगा? इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो ध्यान से देखो क्या बनेगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, फिर से H+ निकल जाएगा। यही फंडा होगा बार बार। क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आएगा तो इससे क्या निकलेगा? H+ निकलेगा, और इधर अपने आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो कौन सा ये प्रोडक्ट है? ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये भी नहीं है। इधर देखो, तो दिस इज द करेक्ट। ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, वो मत देखना, बट द प्रोडक्ट इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इनका रिएक्शन होगा, डायअज़ोटाइजेशन होगा, तो डायअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा, जिसमें से नाइट्रोजन इज लिविंग ग्रुप, वो क्या होगा? लीव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव है तो रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक एंड यू विल कॉल अल्कोहल। इज इट क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज सिमिलर टू बेरिलियम। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, याद आ रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम के बाद सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
बोरॉन एल्यूमिनियम, लिथियम का प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी बेरिलियम का प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप याद आ रहा है, दिस इज नथिंग बट ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम होते हैं। Which of the following is not an example of heterogeneous catalytic reaction? 4 रिएक्शन दिए जिसमें से कैटलिस्ट का यूज नहीं होता। ऑसवाल्ड में कैटलिस्ट का यूज होता है, यस। कौन सा कैटलिस्ट? प्लैटिनम यूज होता है। हैबर्स प्रोसेस अमोनिया Fe यूज होता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल, यस। निकल यूज होता है। कंबशन ऑफ कोल, इधर कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता। कंबशन प्रोसेस में कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं होता। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस? तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, this is not an example of heterogeneous catalytic reaction. Is it clear? ये तीनों क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग थे, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। So the next question is the total number of isomers for a square planar complex. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने आइसोमर्स बन सकते हैं फॉर दिस कॉम्प्लेक्स? तो देखोगे अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को कंपैरिजन करोगे तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीका है, MF Cl, HCN और NO2. All the 4 ligands are different. That means this is a compound like MABCD. चारों लिगेंड डिफरेंट है ना, MABCD। M इज सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो इसमें क्या होगा, A के अपोजिट में एक बार B आएगा, A के अपोजिट में एक बार C आएगा और A के अपोजिट में एक बार D आएगा। A के अपोजिट फॉर एग्जांपल दिस इज कम मेटल, ये A है तो A के अपोजिट में एक बार C आएगा, A के अपोजिट में एक बार D आएगा और A के अपोजिट में B आएगा। तो AB हो गया तो बचा कौन सा आपके पास? CD बचा। AC हो गया तो क्या बचा? BD बचा। और इधर किसका पेयरिंग हुआ? AD का हो गया तो इधर क्या बचा? BC बचा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। फर्स्ट अगर A कौन है? मेरा फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पहले अपोजिट में कौन आ रहा है? B मतलब क्लोरीन। तो आप नाइट्रो NO2 और थायोसाइनेट को ऐसे लिख दोगे। क्लियर हो गया? ये पहला कॉम्प्लेक्स बन गया। इज इट क्लियर? अब देखो A के अपोजिट में है, अभी कौन आएगा? C आएगा। C मतलब थायोसाइनेट HCN। तो बाकी ये NO2 इधर रहेगा, इधर कौन सा रहेगा? क्लोरीन रहेगा। समझ रहे? फिर A के अपोजिट में कौन आएगा? D। A मतलब फ्लोरीन, D मतलब नाइट्रो। A के अपोजिट में अभी कौन आएगा? A मतलब फ्लोरीन एंड D मींस नाइट्रो। इज इट क्लियर? तो इधर बचेगा क्या अपने पास? HCN बचेगा और इधर क्या बचेगा? क्लोरीन बचेगा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट आइसोमर्स। अब आपको पता है इधर जो 2 लिगेंड्स है दैट इज नाइट्रो एंड थायोसाइनेट, ये दोनों जो है दीज आर एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब ये एक से ज्यादा साइड से बॉन्डिंग कर सकते हैं एट अ डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला एग्जांपल लेते हो, देखो अभी इसके मैं और 3 डिफरेंट आइसोमर्स बना सकता हूं, और डिफरेंट आइसोमर्स, मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन। इज इट क्लियर? अभी एज यू नो दिस इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। अभी ये नाइट्रो है लेकिन अगर इसका ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग किया, नाइट्रो के पास 2 बॉन्डिंग साइड होता है, दिख रहा है, एक ये और एक ये। क्लियर हो रहा है? ऑक्सीजन ने जब बॉन्डिंग किया तो वो नाइट्रीटो बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रीटो बन जाता है। सो इसी देखो पहले आपने 3 अलग अलग बनाए, फिर इसका भी मैं और 3 बनाऊंगा। इसका ये फर्स्ट बना, अब इसका मैं सेकंड बना रहा हूं। सेकंड देखो मेटल, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब मैं नाइट्रो को एज इट इज ही रख रहा हूं, नाइट्रो को मैंने नाइट्रो ही रखा, लेकिन ये भी तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ना। अब कौन बॉन्डिंग कर रहा है? आइसोथायोसाइनेट। नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, HCN में सल्फर भी बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है। अब कौन बॉन्डिंग कर रहा है? NCS, नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। अब इसका अगर मैं तीसरा आइसोमर बनाऊं तो फ्लोरीन अपने जगह पे, क्लोरीन अपने जगह पे। इज इट क्लियर? फ्लोरीन अपने जगह पे, क्लोरीन अपने जगह पे। ये भी ONO के साथ बॉन्डिंग करेगा और ये भी NCS। तो इसके 3 डिफरेंट पॉसिबल है कि नहीं? क्योंकि ये तीनों क्या है, पहले वाले केस में सिर्फ इसने एम्बिडेंटेड बिहेवियर दिखाया, सेकंड वाले केस में सिर्फ इसने एम्बिडेंटेड बिहेवियर दिखाया, थर्ड वाले केस में ये दोनों ने एम्बिडेंटेड बिहेवियर दिखाया। सो आर यू गेटिंग दिस? अब इसके 3 बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे और इसके भी 3 बनेंगे, तो 3, 6, 9, 12 टोटल कितने आइसोमर्स बनेंगे? 12 आइसोमर्स बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 12। इज इट क्लियर? कैसे करने का? सबसे पहले इसको नाम दे देने का ABCD, फिर अपोजिट, पहले एक के साथ में अपोजिट B को रखा, एक के साथ में अपोजिट C को रखा और एक के साथ में अपोजिट D को, और रिमेनिंग का पेयरिंग कर दो। फिर अगर
अगर अपने पास एम्बिडेंटल लिगेंड नहीं होता तो सिर्फ 3 आइसोमर्स बनते, बट एम्बिडेंटल लिगेंड है, दो है, क्लियर हो रहा है। तो इनमें भी और पॉसिबिलिटीज है, इसके 3 बने, उसके भी 3 बनते और इसके भी 3 बनते, तो 3 6 9 12, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स आर 12। इज इट क्लियर? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई, तो दिस इज द कंपाउंड ई, इज इजिली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग द ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसमें आपको देखो एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है जो कि अल्फा कार्बन पे, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है बीटा, गैमा पे है गैमा हाइड्रोजन, और ये डेल्टा हाइड्रोजन। तो ये चारों में से सबसे इजीली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन, बीटा, गैमा, डेल्टा। कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं? ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, HNu का मतलब क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रोमीन फ्री रेडिकल। दैट मींस द गिवन रिएक्शन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। गिवन रिएक्शन इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल स्टेबल होगा वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं अल्फा पे फ्री रेडिकल बना दूं, अल्फा पे H को निकाल के इधर फ्री रेडिकल बना दूं, हाईली अनस्टेबल, बिकॉज sp2 मतलब समझ, डबल बॉन्डेड वाले अल्कीन वाले पे जब फ्री रेडिकल आता है वो अनस्टेबल होता है। बीटा पे अगर मैं फ्री रेडिकल बना दूं तो वो भी अनस्टेबल है। अब देखो मैं डेल्टा और गैमा में अगर मैं डेल्टा पे बनाऊंगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन अगर मैं गैमा का हाइड्रोजन निकाल दूं, CH2 सॉरी ये तो CH3 है, ये CH2 का CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। एज यू कैन सी दैट द फ्री रेडिकल इज ऑन गैमा पोजीशन। कौन से पोजीशन पे? गैमा पोजीशन। मतलब दिस फ्री रेडिकल इज नथिंग बट 2 डिग्री फ्री रेडिकल, एज यू नो। और अगर इधर बनाता तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल सर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दैट मींस ये वाला फ्री रेडिकल स्टेबल है तो हाइड्रोजन इधर से ही निकलेगा। क्लियर हो गया? तो ये अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा पोजीशन, और ये डेल्टा तो कहां से निकलेगा? गैमा पोजीशन से। गैमा किधर है? ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया ना? अगर इधर से निकालता तो अनस्टेबल, डबल बॉन्ड के ऊपर फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है। इधर 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री वाला फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। सिंपल हाइड्रोजन को निकाल के फ्री रेडिकल बना के देखो ना। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है। इंटरमीडिएट पता है तो आप स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते थे। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, आपको पता है ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल में कौन सा स्टेबल होता है? 2 डिग्री। तो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस गैमा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये आपको 4 कंपाउंड दिया, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरामेथॉक्सीफिनॉल। ये चारों कंपाउंड को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, एसिडिटी एंड pKa वैल्यू बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एसिडिटी एंड pKa वैल्यू आर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब pKa बढ़ेगा तो एसिडिटी कम होगा, pKa कम होगा तो एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगा तो pKa कम होगा। तो अब चारों में सबसे पहली बात पहचानो विच इज, जो मतलब क्या होगा ना, जो सबसे वीक एसिड है उसका pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसका pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। वीक एसिड का pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa वैल्यू सबसे कम होता है। तो ये चारों में विच इज द वीक एसिड, मैं बोलूंगा D वाला Y, ये A है, दिस इज B, this is C and this is D. D वाले का acidic strength is very less. Why? Because of electron donor group, and electron donor group shows what? plus M effect. इधर क्या हो रहा है? plus M effect हो रहा है। इधर देखो ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पे तो माइनस I इफेक्ट दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे तो क्या दिखाएगा? माइनस M दिखाएगा। क्या दिखाएगा? माइनस M, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। एज यू नो नेगेटिव effect increases the acidic strength. That means this orthonitrophenol and paranitrophenol and the metanitrophenols are more acidic than phenol and paramethoxyphenol. Is it clear? तो अब ये paranitrophenol और metanitrophenoल में which is more acidic? Paranitrophenol is more acidic. अगर मैं acidic strength की मैं बात करूं, acidic strength की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, यानी कौन? बी। फिर बी से सबसे वीकेस्ट एसिड कौन होगा? सॉरी, बी के बाद कौन आएगा? सी, बिकॉज इसमें नेगेटिव, ये क्या दिखा रहा है? माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। फिर देन कौन होगा? ए। और सबसे वीक एसिड कौन है? डी है। वीक एसिड कौन है? डी। लेकिन अगर मैं पीके वैल्यू की बात करूं
तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीके सबसे कम होता है, तो फिर सी, फिर ए, फिर कौन आ जाएगा डी। देखो इनवर्स गया ना, उल्टा गया कि नहीं। डी सबसे वीक एसिड है तो उसका पीके सबसे ज्यादा होगा, बी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका पीके सबसे कम होगा। इज इट क्लियर? 4 मार्क्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। तो देखो ये ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, बी सी ए डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन देखो, दिस इज नथिंग बट फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखोगे सो AlCl3 विल रिएक्ट Cl माइनस निकलेगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा। तो चलो रिएक्शन का अभी देखो, इधर क्या बन गया, कार्बोकैटायन। एज यू नो, अभी इधर मैं इधर ही कर देता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बढ़ रहे हैं। तो इधर से आने पे शिफ्टिंग होगा, तो इधर क्या हो रहा है, इधर 1 2 शिफ्ट हो रहा है। मैं डायरेक्टली इधर कर दिया, 1 2 शिफ्ट होगा तो आपको क्या बन गया वो देखो। चलो डायरेक्ट ये स्टेप पे आते हैं, 1 2 शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। देखो इधर CH2 प्लस था, चलो इसको कर लेते हैं, ये इधर है OMe है, ठीक है। अब इधर सबसे पहला Cl माइनस निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन का क्या होगा, 1 2 शिफ्ट होगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। देखो रीअरेंजमेंट कितने 2 रिएक्शन में आ चुका है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज इंपॉर्टेंट, ये चीज सीख लो। वन टू शिफ्ट आप समझ लो, पूरा लिख दिया। इधर क्या है, OMe है। अब देखो इधर क्या होगा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इधर क्या बन जाएगा, CH3। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब क्या होगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा। देखो ये जो है ना वो इधर आ जाएगा, ऐसा इधर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको मैं कुछ इधर लिख रहा हूं, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, OMe इधर लिखोगे, ये ऐसा है, ये देखो ये ऐसा, इतना मैंने लिख दिया, फिर इसको मैं ऐसा नीचे कर दे रहा हूं, कर दिया नीचे। नीचे करने के बाद ध्यान से देखोगे आप, नीचे करने के बाद ध्यान से देखोगे, इधर 2, एक ऐसा है और एक ऐसा है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आर यू गेटिंग? और इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, चलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब डोंट यू थिंक ये पाई बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, ध्यान से देखना। अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा ना। इधर से एक बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बनेंगे, तो 5 मेंबर्ड रिंग मैंने बना दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 5 मेंबर्ड रिंग बना दिया, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, एंड दिस इज फोर्थ एटम, एंड दिस इज व्हाट, फोर्थ एटम। और फोर्थ एटम के ऊपर देखोगे तो ये है 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, और जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देखो दिख रहा है आपको, इसने देखो ये वाले बॉन्ड ने उठा के इधर से इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ रहे? और बगल वाले पे क्या, एक हाइड्रोजन होता है, फिर AlCl4 माइनस आता है, इसको H प्लस लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन वापस इधर दे देगा, सो प्रोडक्ट विल बी ये एरोमेटिसिटी रिगेन होगा, ये वाला प्रोडक्ट किधर है, और इधर अपना OMe लगा होगा, ये वाला प्रोडक्ट किधर है, ध्यान से देखो। फोर्थ वन, सबसे पहला क्या हुआ ना बच्चे लोग, देखो इधर से AlCl3 Cl माइनस निकला, हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, Cl माइनस निकलेगा तो कार्बोकैटायन बना, फिर 1 2 शिफ्ट होगा, ये शिफ्टिंग हुआ, क्लियर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूलर में साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब ये देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसा लिख दिया, फिर ये 4 और 5, देखो ये दिख रहा है 4 और 5, और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, मैंने ऐसा कर दिया, ये पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर देगा। क्लियर हो गया? तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेंगे, तो मैंने 5 मेंबर रिंग बना दिया, 1 2 3 4 5। तो ये फर्स्ट एटम, यस, दिस इज सेकंड एटम, यस, दिस इज थर्ड एटम, यस, दिस इज फोर्थ एटम। अब फोर्थ एटम पे क्या क्या, 2 2 मिथाइल ग्रुप है जुड़ा हुआ। जब देखो इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, बगल वाले के ऊपर हाइड्रोजन है, तो इधर से AlCl4 वापस क्या करता है, बेस की तरह अटैक करेगा, और इधर से क्या लेके जाएगा, H+ लेके जाएगा, तो ये एरोमेटिसिटी क्या होगा, रीगेन होगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझा? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो।
गाइस फाइनली वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको आइडिया मिला होगा कि पेपर कैसे आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो आप इसी तरीके की पेपर की प्रैक्टिस करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।